हरियाणा में चुनाव यात्रा अभी रेवाड़ी पहुंची है और रेवाड़ी से बीजेपी जिला अध्यक्ष वंदना पोपली जी हमारे साथ में हैं। इनसे हम मौजूदा स्थिति और मौजूदा हालात और कांग्रेस और बीजेपी में किस तरह की स्थिति है यहाँ, या बीजेपी भारी है, तमाम पहलुओं से बात करेंगे। वंदना जी, सबसे पहले पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। आप बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, कैसे देखते हैं मौजूदा स्थिति के अंदर बीजेपी को? देखिए, अगर आप हरियाणा की बात करते हैं, क्योंकि हरियाणा में चुनाव जो है बिल्कुल हमें मालूम है कि आचार संहिता लग चुकी है और बिल्कुल चुनाव के मुहाने पर हम खड़े हैं। तो आज की अगर मैं स्थिति देखूं तो 10 साल हमने जिस प्रकार से काम किया है, उसको देखते हुए हरियाणा की जनता कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ मूड बनाए हुए है कि भारतीय जनता पार्टी को फिर से जिताना है। जो एक समय था पूरे 10 साल का जब बिना पर्ची खर्ची की नौकरी मिली। आप ये देखेंगे कि लोकसभा में कहीं न कहीं कांग्रेस ने एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की थी कि आरक्षण चला जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया जाएगा, और मैं आज वही जवाब देना चाहती हूँ। क्या कांग्रेस का कोई भी नेता इस बात को कहेगा कि उन्होंने अपने समय में जो युवा हैं, उनकी नौकरियों को खाने का काम नहीं किया या युवाओं की नौकरियों पे डाका डालने का काम नहीं किया? आप ये देखिए, एक समय पूरा समय ये 10 साल का ऐसा रहा जब कांग्रेस की सरकार थी, सारी की सारी नौकरियां एक ही एरिया में लगा करती थी, वो हम सब जानते हैं। जो पूरी सरकार है एक ही जगह से चला करती थी, तो क्षेत्रवाद को हमने खत्म किया, परिवारवाद को हमने खत्म किया, पर्ची खर्ची को हमने खत्म किया। तो उसको देखते हुए जो पूरे के पूरे हरियाणा की जनता है, आज वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रही है कि जिस प्रकार से केंद्र में तीसरी बार सरकार बनी है, तो हैट्रिक बनाने का काम हम हरियाणा में भी करने जा रहे हैं। आपने बिना खर्ची और पर्ची की बात की है। आप बीजेपी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं रेवाड़ी से, और रेवाड़ी अहिरवाल की राजधानी कहा जाता है। मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूंगा कि बिना खर्ची पर्ची की बात आपने कही है और बात आपने भ्रष्टाचार के आरोपों को भी नकारा है कि कहीं ना हो, लेकिन जब यहाँ बात आती है, आप भी खुद टिकट की दौड़ में हैं यहाँ पर रेवाड़ी के अंदर, आप खुद टिकटार्थी हैं। अगर आपको मौका मिलता है तो आप रेवाड़ी को किस तरीके से देखेंगे आगामी 5 साल में? देखिए, जहाँ तक टिकट की बात है तो मैं कहना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पहले से ही 3 टिकट दे दिए हैं। एक बावल की, एक रेवाड़ी की और एक कोसली की, क्योंकि उन्होंने मुझे जिला अध्यक्ष बनाया है, तो तीनों की तीनों जगह पे इलेक्शन मुझे लड़ना है। हाँ, आगे वो पार्टी की मर्ज़ी है, वो मुझे किस डायरेक्शन में लेकर जाते हैं, लेकिन आज की तारीख में मेरे सामने 3 सीटें हैं और मैं उसकी तरफ बहुत पॉज़िटिवली देख रही हूँ। और जो मेरा एक सपना है रेवाड़ी को लेकर, मैं ये मानती हूँ कि कहीं न कहीं रेवाड़ी में हमने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के काम किए हैं। अगर आप आउटर साइड में देखें तो बहुत अच्छी सुंदर हाईवेज़ बन गए हैं, सड़कें बन गए हैं, सड़कें बन चुकी हैं। आप अगर हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात करें तो एम्स, एक जो मैं कहूँगी कि बड़ा माइलस्टोन कहूँगी जिसको, एम्स आया है। हरियाणा इज़ द ओनली स्टेट, हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर 2 एम्स आए हैं, ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जहाँ पर 2 एम्स हो। तो वो एम्स हमारे रेवाड़ी के साथ-साथ पूरे साउथ हरियाणा को, राजस्थान को कहीं न कहीं इफ़ेक्ट करेगा। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ भी बढ़ेंगी। सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि स्वास्थ्य सेवाओं में लाभ मिलेगा, जो यहाँ आस-पास में लोग रह रहे हैं, उनको भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ बढ़ेंगी। हाँ, अभी कुछ और चीज़ें हैं, क्योंकि जो डेवलपमेंट है एक सतत प्रक्रिया है। ये ऐसा नहीं कि हमने सोचा कि आज हमने सब कुछ करके खत्म कर दिया। हमें लगातार आगे बढ़ते जाना है। तो अभी जैसे जिस तरह से मेट्रो की बात कर लें कि रेवाड़ी में मेट्रो आने की बात है, ऐसे और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो कहीं न कहीं माइंड में हैं, जिसको हम आगे लेकर चलेंगे। मुझे लगता है कि रेवाड़ी का सौंदर्यीकरण और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे मन में है, जो मैं चाहती हूँ कि रेवाड़ी के लिए हो, और मेरे को पूरी उम्मीद है कि जो ये तीनों की तीनों सीटें हैं, हैट्रिक प्लान जब हम कहते हैं तो हरियाणा में हैट्रिक के साथ-साथ बतौर जिला अध्यक्ष मैं रेवाड़ी में भी हैट्रिक की बात करती हूँ, क्योंकि 3 सीटें हैं, तो तीनों की तीनों सीटें हम जीतेंगे और हम विकास के नए आयाम को छूने का काम करेंगे। आपने जिस तरह से बात की कि आपके पास तीनों सीटें हैं, मैं तीनों सीटों के बजाय मैं वंदना पोपली जी से एक बात जानना चाह रहा हूँ, क्या मन में कहीं एमएलए की ख्वाहिश है? जहाँ तक एमएलए बनने की है, मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी जो पार्टी है बहुत अनुशासनात्मक पार्टी है, और इसमें ये मान लिया जाता है कि पार्टी जो कहेगी वही करना है। पार्टी ने मुझे प्रवक्ता का काम दिया, मैंने बहुत अच्छे से अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी, अच्छे से उसको निभाया। पार्टी ने कहा कि आप जिलाध्यक्ष बनिए, मैं जिलाध्यक्ष के लिए मैंने किसी को नहीं कहा था, मुझे पार्टी ने आदेश दिया तो तुरंत उन्होंने जो आदेश दिया उसका पालना हुआ। आगे भी जो आदेश देंगे उसका हम पालन करेंगे, लेकिन मन में कोई ख्वाहिश है ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक ख्वाहिश ज़रूर है कि हमारा दुर्भाग्य है कि पिछली बार
हम तीनों सीटों में से 2 सीट जीते। एक रेवाड़ी विधानसभा की बात करें तो रेवाड़ी विधानसभा हम नहीं जीत पाए। तो मेरी इस बार इच्छा है कि हम रेवाड़ी की विधानसभा सीट भी जीतें। जो कांग्रेस के, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जो विधायक है, उनके पास कोई जवाब नहीं है विकास को लेकर। उनके पिताजी 6 बार विधायक रहे यहाँ पर, और आज वो तरह-तरह के आरोप लगाते हैं। काश वो अपनी तरफ भी देख लेते, अपने समय में उन्होंने क्या किया। रेवाड़ी की एक मेजर रोड है, सर्कुलर रोड, उस रोड को वो अपने पूरे कार्यकाल में नहीं बना पाए। पानी उनके घर के आगे से भरा रहता था। सिंचाई मंत्री थे, शायद पूरे हरियाणा की सिंचाई वहीं से हुआ करती होगी। जितनी भी कॉलोनीज हैं वो अनअप्रूव्ड रही। इतने बड़े-बड़े मिट्टी के ढेर हैं, हम जाया करते थे, देखा करते थे। लोगों की हालत खराब थी कि लोग वहां पर रहते कैसे थे, नर्क का जीवन था। तो उन कॉलोनीज को हमने अप्रूव करवाया। तो ये जो सारी स्थिति है, मैं ये कहना चाहूंगी कि इस समय जरूरत है कि रेवाड़ी में अपना विधायक हो। वो कोई भी हो सकता है, लेकिन कमल का फूल होगा। और मैं इस बार बहुत ज्यादा, मुझे आशा है कि हम तीनों के तीनों कमल खिलाएंगे रेवाड़ी में। आपने शुरुआती दौर में हरियाणा से शुरुआत की। मैं देखता हूं कि जिस तरह से अभी पिछले वर्ष में देश लहर थी, मोदी की लहर थी, अब की बार वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। एक बात, क्योंकि कांग्रेस के नेता बीजेपी में जाने के लिए दौड़ में हैं, और जो बीजेपी वाले हैं कहीं कांग्रेस जाने के, दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों को बड़ी माथापच्ची करनी पड़ रही है टिकटों को लेकर। उस आंधी के अंदर, मोदी जी की आंधी के अंदर मौजूदा जो आपके विधायक हैं चिरंजीव राव जीतते हैं, और वो आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं कि उनकी सरकार नहीं है और बावजूद इस तरह के काम नहीं हुए। उन्होंने लंबी फेहरिस्त बताई उनके दौरान जो काम हुए थे, उसे क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस प्रश्न का जवाब दे देती हूँ कि मोदी की लहर में वो जीते। पहली बात, जितने उनको नॉर्मली वोट मिलते थे उनसे कम वोटों से वो जीते। कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई कि हमारे रेवाड़ी में 3-4 कैंडिडेट खड़े हो गए, और 3 कैंडिडेट कहीं ना कहीं अपने आप को मानने लगे कि हम भारतीय जनता पार्टी से। थोड़ा सा कंफ्यूजन रेवाड़ी की जनता को एकदम से बदली परिस्थिति में हो गया, और उसका फायदा उनको मिल गया। ये सच्चाई है। उनके पिताजी जो 6 बार रह चुके हैं, वो लोकसभा में हार चुके थे, और इसलिए कहीं ना कहीं वो पीछे हट गए कि एक और मेरे हार लिखी जाएगी। तो उन्होंने अपने बेटे को आगे किया, और बदली हुई परिस्थितियों में वो जीत गई। इस चीज को मैं मानती हूँ। जहां तक कामों की बात है, तो मुझे लगता है रेवाड़ी की जनता बहुत अच्छे से जानती है। आप ज्यादा दूर नहीं जाइए। आप, हाँ, अभी हम नौकरियों की बात कर रहे थे। मैं उनसे सीधा सीधा एक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि रेवाड़ी में कितनी नौकरियां उन्होंने दी, सरकारी नौकरियां। अपने परिवार से कभी बाहर ही नहीं गए। अगर मैं यहाँ पर बात करूं, उनके परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो सब हाई फाई पोस्ट पर लगे। और उस समय का मुझे समय याद है, जब कांग्रेस का समय था, यूपीए की गवर्नमेंट थी, हरियाणा में हुड्डा जी की सरकार थी। उस समय आबे चौटाला जी ने एक लिस्ट आउट करी कि आने वाले समय में ये लोग हैं जो लगने वाले हैं। मतलब रिजल्ट से पहले उन्होंने लिस्ट अनाउंस कर दी, और उसमें सारे रिश्तेदारों के नाम थे कांग्रेस के नेताओं में, जिसमें हमारे कैप्टन अजय यादव जी के भी रिश्तेदार थे, उनके भी नाम थे, सारे लगे हैं। तो परिवार से कभी बाहर निकले ही नहीं, वो अब काम गिनवाते हैं। मुझे इतना बता दें कि ऐसा कौन सा ऐसा रेवाड़ी का व्यक्ति है, क्योंकि हमारे समय में हम तो योग्यता के आधार पर देते हैं, पर वो तो ये कहते थे डंके की चोट पर कि देखो हमने इतनी नौकरियां लगवा दी। मैं अगर पूरे हरियाणा में कांग्रेस की बात करूं, तो उसमें क्या वो डंके की चोट पर कैप्टन अजय यादव या चिरंजीव राव कह सकते हैं कि हमने कितनी नौकरियां लगवाई, या हाई पोस्ट किसको दी अपने परिवार के अलावा? वो उनके पास कोई जवाब नहीं है। देखिए, फहरिस्त गिनाना अलग चीज है। मुझे इस बात का भी जवाब दे दें कि हुड्डा जी ने यहाँ पर रैली करी थी मीरपुर में। वो एक तकरीबन 4000 करोड़ के करीब बताकर गए थे कि रेवाड़ी को मिला था, और वो ये भी बोल के गए थे, कैप्टन अजय यादव जी से पूछना कहां पर लगाए। 4000 करोड़ में इंडस्ट्री की बात करते कि हमने बनवा दिया। बाढ़ग्रस्त एरिया में बनाई, वहां पे लोगों की पहुंच नहीं है, वो तो हमने जाके उसमें आगे सड़कें बनवाना और डेवलपमेंट कराना, वो हमने काम कराया था। अब ये बताइए, उन्होंने ऐसा कौन सा काम था जो उन्होंने हेल्थ सेक्टर में किया या एजुकेशन सेक्टर में किया? अपने परिवार के कॉलेज बनाने के अलावा तो उन्होंने कोई काम ही नहीं करा। उनका एक आरोप है कि आप रेवाड़ी का बस अड्डा तक नहीं बनवा पाई, धारुएड़ा का बस अड्डा वो नहीं बनवा पाई, राजस्थान के भिवाड़ी से गंदा पानी आता है, वो जमीनी स्तर का जो पानी है वो खराब हो रहा है। तो आप क्या कहेंगे? 10 साल आपने तो निकाल दिए। एक एक बात का जवाब दे देती हूँ मैं। रेवाड़ी के जो बस अड्डे की बात है, रेवाड़ी के बस अड्डे की जमीन खरीदी जा चुकी थी जब हम आए, और उसमें जो टेक्निकल फैक्टर्स थे, उसके पीछे जो भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे हुए थे, वो सब स्थिति हम जानते हैं। हाँ, वो डेवलप हो चुका है, वहां पर अभी चार्जिंग स्टेशन बन चुके हैं, वो अलग बात है। लेकिन वो जिस स्थिति में फंसा कर गए थे, उसको निकालना इतना आसान नहीं था। और जहां तक आप धारुएड़ा के गंदे पानी की बात कर रहे हैं, ये समस्या पैदा किसने करी? उसका सोल्यूशन तो हमने किया ना।
ये जो समस्या पैदा की गई है वो बता दीजिए। और पूरे समय में जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रही, क्या एक बार भी कैप्टन अजय यादव उनके बेटे कांग्रेस में गहलोत जी से बोल पाए कि गंदे पानी को रुकवा दीजिए? हमने रुकवाया ना। हमने दीवार खड़ी करा दी कि ताकि पानी यहाँ पर नहीं आए जब तक राजस्थान की सरकार थी, और अब हमने उसका सॉल्यूशन निकाला। तो ये जो स्थितियां हैं, कहते हैं ना कि खुद करवा के फिर उसके बाद उसको कहीं ना कहीं आरोप डाल दीजिए भारतीय जनता पार्टी पे, तो ये काम आज का नहीं है, पहले से करते आए हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन रेवाड़ी की जनता बहुत समझदार है। मैंने एमएलए का आपसे सवाल पूछा, बड़ी चतुराई से आपने, चूंकि बीजेपी के कार्यकर्ता और प्रवक्ता में काफी ये गुण होता है कि वो कहते हैं टूटी जुबान का होता है, वो बखूबी आपके अंदर है। मैंने पूछा कि आपको एमएलए की ख्वाहिश है, तो आपने कहा कि पार्टी मुझे देगी तो मैं उस पर विचार कर सकती हूँ, यानी कि आप मांगेंगे नहीं, पार्टी आपके ऊपर दे तो आप ले लेंगे। आप पंजाबी समाज से आते हैं, पंजाबी वोटर्स बहुत ज्यादा हैं रेवाड़ी शहर के अंदर। पिछले दिनों राव इंद्रजीत जी जब एमपी के जो चुनाव लड़ रहे थे, तो वोट बैंक काफी खिसका है पंजाबी समाज का, इस पे कुछ कहेंगे सर? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले पहले तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी जाति पाति में नहीं मानती है, और हम वोट बैंक नहीं मानते हैं जातियों को। और मैं ये भी मानती हूँ कि मैं ज़रूर पंजाबी समाज से आती हूँ, लेकिन सभी समाजों का साथ जो है, आप देखेंगे कि जिस दिन मैं पहले दिन मैंने अपना दायित्व सँभाला था, तो सभी समाज के लोग वहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया था। तो एक जाति से ना बाँधिए, नेता किसी एक जाति का नहीं होता। कांग्रेस में हुआ करते होंगे, लेकिन हमारे में कोई जाति का नहीं होता। मैं तो खुद तुलसी की माला पहनती हूँ, भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त हूँ, तो उसमें आप कास्ट में ना बांध कर इसको आप ये मानिए कि कास्ट से ऊपर उठ चुके हैं हम लोग, हमारे लिए सब बराबर है, सबके लिए हम उनकी कास्ट के हैं। जहाँ तक आप कह रहे हैं पंजाबी वोट बैंक किसका है, ऐसा नहीं है। पंजाबी ले लीजिए या कोई भी कास्ट ले लीजिए, सभी जो हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ है। एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की गई थी। आप ये देखिए, क्या कहा गया कि ईवीएम जो है उसमें गड़बड़ी कर देते हैं। अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती तो किसी भी स्टेट में नहीं जीत पाते। इस समय जो सीटों की बात करें, अगर हम लोकसभा में सीटें कम आई हैं, तो क्या ईवीएम में गड़बड़ होती तो वो भी मैनेज हो जाता। कभी ये कहते हैं कि हम 8500 रुपए देंगे, खटाखट खटाखट। अब खटाखट तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा। आप ये भी कह देंगे कि देखिए जीते तो है नहीं, लेकिन अपनी जितनी स्टेट गवर्नमेंट है वहां दे दें। खटाखट तो नहीं सुनाई दे रहा, खटपट खटपट इनकी जरूर सुनाई देती है, आपस में लड़ते रहते हैं। और दूर उस चीज को छोड़ दीजिए, जितने झूठे वादे कांग्रेस करती है कोई और नहीं कर सकता, जितना ही झूठ बोलते हैं। हर जगह इन्होंने वायदे किए, कर्नाटका का ले लीजिए, हिमाचल प्रदेश का ले लीजिए। आज स्थिति है कि इनके पास विकास कार्य कराने के लिए पैसे नहीं है। मतलब ये क्या कह रहे हैं कि हम 2 महीने की सैलरी जो है एमएलए और मुख्यमंत्री नहीं देंगे। मतलब कहाँ गया बजट, कहाँ गया जो सारा पैसा था स्टेट का, आप कहाँ पर लुटा रहे हैं? आप इस चीज को देखिए कि जो देश के हित में है होना चाहिए वो होना चाहिए, या कांग्रेस के हित में जो वो होना चाहिए। देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। कई बार लोग शुरुआत में लगता है कि शायद ये सही करे, लेकिन धीरे धीरे उनको भी समझ आ जाता है कि अल्टीमेटली इनका एक ही काम है कि इतने समय से ये बाहर बैठे हैं सत्ता से, इनके लिए सत्ता में बैठने का मतलब है कि कैसे भी करके हम अपना घर भर लें, परिवार भर लें। और भारतीय जनता पार्टी के लिए कि वो सेवा का माध्यम है। और अभी आपने एमएलए की जो बात कही उसका भी मैं जवाब देना चाहूंगी कि हमारी पार्टी में कोई ऐसा नहीं है कि कोई पद होता है, हमारे में दायित्व होता है। तो अगर कोई एमएलए बन रहा है, एमपी बन रहा है, तो भी वो दायित्व है, वो भी सेवा का माध्यम है। इसलिए मैंने कहा कि कोई इच्छा नहीं है, जिलाध्यक्ष बतौर जिलाध्यक्ष भी सेवा करनी है, आगे जहां पर पार्टी कहेगी वहां पर भी सेवा करनी है। चलो शुक्र है, कम से कम आप केंद्र से राज्य में तो आए, नहीं तो आप सेंटर में चले गए। मैं आपसे पूछूंगा, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी आपकी पार्टी से आते हैं, और उनके आने से ही दक्षिण हरियाणा में बीजेपी को कहीं ना कहीं जीवन दान मिला है। मैं ये कहूंगा, आपके पास 3 विधानसभा है, धारूहेड़ा, कोसली, बावल और रेवाड़ी, जिसमें से 2 सीटें आपकी रही हैं। अब की बार राव इंद्रजीत जी को काफी बड़ी जिम्मेवारी दी गई है कि आप दक्षिण हरियाणा के अंदर इन सीटों पर किस तरह से किस कैंडिडेट को उतारेंगे। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखती हैं? देखिए, मुझे लगता है कि हम सभी ने सीईसी की बैठक भी देखी थी, उससे पहले हमारी प्रदेश चुनाव कमेटी की बैठक भी देखी थी। आपने देखा होगा कि सभी लीडर उसमें बैठे हुए थे। अब ये ज़रूर है कि राव इंद्रजीत सिंह जी कद्दावर नेता हैं, उनका ज़मीन पे प्रभाव है, लेकिन ये कहना कि उनको ज़िम्मेवारी सौंप दी गई है, ये खबर तो मेरे पास नहीं है, किसको ज़िम्मेवारी सौंपी गई है, किसको नहीं सौंपी गई है, लेकिन उनका प्रभाव है, ये तो हम सब मानते हैं। और वो समन्वय के साथ सभी बैठकर डिसाइड कर रहे थे। अगर आप स्टेट में देख लेंगे तो भी वहाँ पर सब एक साथ बैठे थे, सीईसी में देखेंगे तो सभी एक साथ बैठे थे। हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता, ये कोटा जो है ना, ये कांग्रेस में होता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अलग, शैलजा का अलग, कैप्टन
का अलग, अभी तो पता नहीं कोटा से वो बाहर हो गया, अपने बेटे की टिकट मिल जाए तो भी बड़ी बात हो जाएगी। जिन्होंने अपने बेटे की टिकट अनाउंस होने से पहले ये डेट फाइनल कर दी कि मैं नॉमिनेशन भरने जाऊंगा, तो कहीं ना कहीं डर दिखाई दे रहा है। तो वो अपनी ही टिकट के लिए अभी तो उलझे हुए हैं। कोटा तो दूर की बात है, तो रणदीप सिंह सुरजेवाला का कोटा, ये सब चीज तो मैं अंदर से जानती हूँ उनकी, ये कोटे तो उनके वहां पर चलते हैं, ये यहाँ पर नहीं होते। सभी मिलजुल कर एक साथ बैठकर फैसला करते हैं। बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट आनी थी, लेकिन कहीं न कहीं 2 तारीख के लिए टाइम बढ़ा दिया गया है। इसी को क्या माने? पर्दे के पीछे कुछ हो रहा है? पर्दे के पीछे मुझे लगता है जो कुछ है वो सब कुछ पीछे ही है, सामने तो कुछ है ही नहीं। ऐसा तो नहीं कि ओपन टीवी में सब कुछ बैठ के डिसाइड हो रहा है। वो तो मेरी पार्टी का हक है, अधिकार है कि वो अपना इकट्ठे बैठ के डिसाइड करेंगे, अपनी पॉलिसी भी डिसाइड करेंगे, टिकटें भी डिसाइड करेंगे। अब कब लिस्ट आनी है, कब नहीं आनी है, ये भी उनका अपना अधिकार है। तो इसमें तो अभी तो समय भी है, कौन सा भी नॉमिनेशन भी नहीं शुरू हुए हैं, तो जल्दी लिस्ट भी आएगी। छोटे-छोटे 1-2 बातें और पूछूंगा मैं आपसे। जिस तरह से कुछ ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर बाहरी कैंडिडेट को टिकट बीजेपी के द्वारा देने की बातें चल रही हैं, जो कि सोशल मीडिया पे काफी ट्रोल हो रहे हैं। इसे आप किस रूप से देखते हैं? बाहरी कैंडिडेट कौन सा होता है? भारत के ही हैं सारे। जब प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात से वाराणसी में इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो मैं तो बाहरी वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा कम समझती हूँ। लेकिन कौन इलेक्शन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, अभी तो डिसीजन हो रहा है। बाहर की खबरें चलती रहती हैं, थोड़ा टीआरपी के लिए चाहिए होती हैं। तो कोई बात नहीं, हम तो टोकते नहीं, आप चला लीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे वंदना पोपली जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी एक संगठित पार्टी है और वो निर्णय जो लेती है केंद्रीय और शीर्ष के जो नेतृत्व है सभी के विचार विमर्श से करती है, और जिस तरह से टिकटों का बंटवारा है उन तमाम बातों को लेकर भी सभी के मंथन के बाद ही नाम अनाउंस होंगे। साथ के साथ विकास के नाम पर वोट की बात कर रही है। कैमरा पर्सन भूप सिंह के साथ भलेंद्र यादव, रेवाड़ी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।